तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नली आप कोई फोर्स लगा रहे हो, तो वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट की मोमेंटम के चेंज होने की रेट के बराबर होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो फोर्स किसके बराबर आएगा, वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ वो देख लो, डिवाइडेड बाई उसमें टाइम कितना लगा, है ना, उससे डिवाइड कर दो। मोमेंटम में चेंज कितना आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसी फॉर्मूले को, P2 माइनस P1। P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम, और इसमें जो भी टाइम लगा है इसको T2 माइनस T1 लिख देते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उस पर कोई फोर्स आप लगा रखे हो और उससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो T1 टाइम पे आपने देखा उसका मोमेंटम P1 है, T2 टाइम पे मोमेंटम हो गया P2, तो फिर मोमेंटम में कितना चेंज आया, P2 माइनस P1, और टाइम कितना बीता, T2 माइनस T1। ये चीज समझ में आई क्या? तो इस फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, एक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख के बताता हूं। देखो, अगर टाइम बहुत छोटा ले लिया जाए, किसी एक इंस्टेंट पे आप देखो, तो टाइम जब छोटा होता है उसको dt बोलते हैं, और dt टाइम में जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो भी स्मॉल ही आएगा, उसको dp बोल देते हैं। तो बताओ इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूं, अब dp बाई dt लिख दूं क्या, और dp बाई dt इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस फोर्स। मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा है, अगर वो कैलकुलेट करना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, और अगर आपको एवरेज फोर्स बताना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एवरेज फोर्स मतलब भाई टोटल मोमेंटम में कितना चेंज आया और उसमें कितना टाइम लगा टोटल, उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इससे एवरेज वैल्यू निकल के आ गई। लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आपको बताना हो, एक स्मॉल टाइम के लिए बताना हो, तो वो तो स्मॉल टाइम एक इंस्टेंट हुआ ना, एक पर्टिकुलर, जैसे आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो तो उसका जो स्पीडोमीटर होता है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाता है। आप स्पीड बढ़ाते हो पॉइंटर आगे चला जाता है तुरंत, स्पीड कम करते हो पॉइंटर पीछे आ जाता है। तो वो कौन सी स्पीड बता रहा है, इंस्टेंटेनियस। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप स्पीड बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, उस टाइम पे जो स्पीड है वो बता रहा होता है। तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स, जो एक छोटे से टाइम में आपने कैलकुलेट किया। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, m इंटू वी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, m इंटू वी। मोमेंटम को मैंने m इंटू वी लिख दिया। अब मान लो अब इसमें दो केस हो सकते हैं। पार्टिकल का मास मान लो कांस्टेंट है, एक बॉल है और उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो उसका मास जितना है उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं हो रहा। तो अब इसके दो केस बता रहा हूं। इफ m इज कांस्टेंट, अगर पार्टिकल का मास कांस्टेंट है फोर्स लगाने के बाद में, तो क्या करना है, तो फोर्स को लेना है, इंस्टेंटेनियस फोर्स को, F इक्वल टू m तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसको dv बाई dt लिख दोगे आप। अच्छा, dv बाई dt ये तो हमने पढ़ा है कुछ, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये बन गया एक फॉर्मूला, ये देखो, इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो आप यूज करते हो ना बार बार, वो यही फॉर्मूला है। एक केस ये भी तो हो सकता है कि जो पार्टिकल है उसका मास चेंज हो रहा हो। सर ऐसा कैसे? देखो, एक ट्रेन जा रही है, मान लो, ये क्वेश्चन आता भी है कई बार, करेंगे भी हम लोग। एक ट्रेन जा रही है और उसके ऊपर मिट्टी गिर रही है कंटिन्यूअसली, तो उसका वेट क्या होता जाएगा, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, भारी होती जाएगी ना। तो आपको पूछेगा कि इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ट्रेन को मूव करवाना है तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि भारी होती जा रही है तो थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा इंजन से, ताकि वो उसी रफ्तार से मूव करती रहे, नहीं तो वो धीरे होती जाएगी। तो आपको अगर वो पूछा जाए तो कैसे करोगे, इंस्टेंटेनियस फोर्स इक्वल टू, देखो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है और मास चेंज हो रहा है तो v को आप बाहर लिख दो, तो ये क्या बना, v dm बाई dt बन गया। तो ऐसे लिख के सॉल्व कर देना। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जैसे रॉकेट वाले सवाल होते हैं। अब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है तो उसका फ्यूल बर्न हो रहा होता है, तो उसमें तो फ्यूल बर्न होगा तो उसका तो वेट कम होता जाएगा ना। तो उस टाइप की क्वेश्चंस में लगा सकते हो कि किस रेट से फ्यूल बर्न होना चाहिए ताकि इतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर जाए, रॉकेट वाले सवाल में काम आएगा। ये अभी मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था, उसमें काम आएगा। इस टाइप की क्वेश्चन जो होंगे ना जिसमें मास चेंज हो रहा होगा, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फोर्स इक्वल टू वेलोसिटी इनटू डीएम बाई dt। हाँ, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कितने फॉर्मूले बता दिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा इसको मैंने इसी को थोड़ा सा छोटे टाइम के लिए लिखा था, और उसके बाद में इसके दो केस बताए। ये पहला केस है और ये दूसरा वाला केस है। इसमें दूसरे वाले केस में क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो, अंदर जो बचेगा उसका डिफरेंशिएशन टाइप लिख देंगे, यानी कि v dm बाई dt। इधर m कांस्टेंट था तो m बाहर लिख दिया था,
एम डीवी बाई डी टी लिख दिया था, तो उससे ये फॉर्मूला बन गया था। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को यूज करना है। लो तो एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से लिख के हमने देख लिया, ताकि हमें भी जैसा जहां पे फिट होगा वहां पे फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, कई बार इस टाइप की क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक बॉल है, उसको दीवार की तरफ फेंका और वो ऐसे टकरा के वापस आ रही है, रीबाउंड हो रही है ना, ऐसे टकरा के और वापस आ रही है। तो आपको पूछा जाएगा कि इसने दीवार पे कितना फोर्स लगाया, फोर्स लगेगा ना दीवार पे, या इस बॉल के ऊपर दीवार ने कितना फोर्स लगाया, क्योंकि अगर बॉल दीवार पे फोर्स लगा रही है तो दीवार इस पे फोर्स लगा रही है, तभी तो ये उल्टा चल पड़ी इधर। तो कितना फोर्स लगाया होगा, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स का भी कैलकुलेट करने का तरीका तो वही रहेगा। पहले तो ये देख लो चेंज इन मोमेंटम कितना है, उसके बाद में फोर्स पे आते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। सबसे पहले तो देखो ऐसे ये ऐसे टेढ़ी जा रही है बॉल, यहाँ पे एक एंगल थीटा दिखा रखा है, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखो एक जेड बन रहा है यहाँ पे, ये थीटा है, तो ये भी कितना हुआ थीटा। अब ये जो वेलोसिटी है ना, इसके कंपोनेंट करेंगे हम लोग। कैसे करते हैं कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट कॉस यानी वी कॉस थीटा, और दूसरे वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा, बन गया कंपोनेंट। ऐसे ही फाइनल जो वेलोसिटी ना, टक्कर के बाद में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन तो चेंज हो गई लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसी रफ्तार से वापस आ रही है टकरा के। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो देखो ये एंगल कितना थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये तीसरी लाइन इसको काट रही है। देखो दो लाइन पैरेलल, तीसरी काटती है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। ये आपको पता है प्रॉपर्टी, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तीसरी लाइन काट रही है, तो ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा, इसलिए मैंने इसको थीटा दिखाया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी ज्योमेट्री अपन यूज कर रहे हैं। अब इसके कंपोनेंट्स करो, तो थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होगा वी का, वो आएगा वी कॉस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट वी साइन थीटा। अब एक चीज नोटिस करो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी के दोनों जगह पे दो कंपोनेंट कर लिए, इनमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जो ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, बताओ कौन सा। वी साइन थीटा देखो पहले किधर था, नीचे की तरफ, तो अगर मैं इसकी वजह से जो मोमेंटम मिलेगा वो होगा एम वी साइन थीटा, नीचे की तरफ आएगा। और फाइनल देखो टक्कर के बाद में जब बॉल इधर जा रही है तो इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का अभी भी वी साइन थीटा है, इसकी वजह से जो मोमेंटम मिलेगा एम वी साइन थीटा मिलेगा, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में एक बार इमेजिन करो चीजों को, तो पहले भी मोमेंटम एम वी साइन थीटा नीचे की तरफ था, बाद में भी नीचे की तरफ है, तो मोमेंटम में वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो पहली चीज तो ये याद रखो, चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना होगा, विल बी जीरो। चेंज की बात हो रही है, मोमेंटम तो है, चेंज नहीं है उसमें, समझ गए बात, ठीक। हाँ सेम रहा ना वो, इसलिए चेंज नहीं है। अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो पहले कितनी थी, वी कॉस थीटा, बाद में भी वी कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी ना, पहले इधर और बाद में इधर, तो एक को प्लस लेना एक को माइनस। मान लो फाइनल वाली जो वेलोसिटी इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, आप किसी एक को पॉजिटिव ले लो एक को नेगेटिव ले लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात हो रही है तो डेल्टा पी आ जाएगा। तो फाइनल जो मोमेंटम है वो होगा एम वी कॉस थीटा, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा माइनस एम वी कॉस थीटा। माइनस क्यों लिया वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो बताओ आंसर क्या होगा, 2mv cos थीटा। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन ये एंगल कौन से किससे मेजर किया हुआ है, दीवार से नहीं है, दीवार के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करी है ना उससे ये मेजर किया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये एंगल बता देगा, तो आपको तो ये पुट करना होता है ना फॉर्मूले में। अगर ये 30 डिग्री बता दे, मान लो ये एंगल बता दिया उसने कि 30 दीवार से बॉल का जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो आपको फिर वहां पे 30 डिग्री पुट नहीं करना है, आपको 60 पुट करना पड़ेगा। समझ गए बात, बस इतना सा ध्यान रखना, यहाँ गलती होने के चांस होते हैं, क्योंकि एंगल इधर से दे दिया और आपने ये लगा दिया तब तो गलत आंसर आएगा फिर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फोर्स कितना लगेगा दीवार पे, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम तो अभी कैलकुलेट कर ही लिया हमने, यानी 2mv cos थीटा, और ये डेल्टा टी कौन सा टाइम है,
ये वो टाइम है जितनी देर के लिए बॉल दीवार के कांटेक्ट में रही, टकरा के वापस आ गई, बहुत छोटा सा टाइम लगा होगा यहाँ पे, ये टाइम डेल्टा टी है ना, बहुत छोटा होगा, जैसे 0.01 सेकेंड, इतनी सी देर के लिए टकराई फिर वापस आ गई, कोई ज्यादा देर थोड़ी लगी होगी टक्कर में, जैसे टकराई वैसे रिबाउंड हो गई वापस आ गई। तो वो जो टाइम होगा वो गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ऊपर तो लिखना है 2 mv cos थीटा, नीचे आएगा डेल्टा टी, ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, फोर्स निकल के आ जाएगा। और जितना फोर्स दीवार पे लगेगा उतना ही फोर्स हम बॉल के ऊपर भी बताएंगे, क्योंकि हम आगे न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है जो आपस में बराबर होते हैं। जब भी आप एक्शन फोर्स यानी कोई भी एक फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका रिएक्शन फोर्स जरूर आता है ना, और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर दीवार पे बॉल फोर्स लगा रही है तो जो दीवार है वो बॉल पे फोर्स लगाएगी, अगर नहीं लगाती तो ये टकरा के वापस क्यों आई। ठीक है, क्वेश्चंस किए जाएं इसके ऊपर। देखो, तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है 0.2 किलोग्राम, कितनी वेलोसिटी से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट स्टॉप्स इन 0.1 सेकेंड। डेल्टा टी दे दिया, कितने टाइम में रुक जाती है 0.1 सेकेंड में रुक जाती है। देन द फोर्स ऑन द बॉल इज, ज्यादा ही आसान है ये तो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। डेल्टा टी आपको दे रखा है 0.1 सेकेंड, और डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी बताओ। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, शुरुआत में कितनी वेलोसिटी से जा रही है, ये बॉल है ये जा रही है v वेलोसिटी से, और जब ये रुक जाएगी, देखो स्टॉप्स का मतलब क्या है, फाइनली रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या हो गया 0, m इंटू वी तो होता है मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हो गया p, फाइनल लिख देता हूं, ये हो गया 0। तो देखो डेल्टा p होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी, यानी 0.2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.1 सेकेंड। आंसर बताओ ऊपर कितना आया, ये आएगा 4/0.1, 1.1, तो 40 आ गया, ये तो 40 न्यूटन आ गए भाई आंसर, माइनस में आएगा ये। अच्छा माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये रेसिस्टिव फोर्स है, स्पीड को कम कर रहा है ना, रेसिस्टिव फोर्स है, रोकने वाला फोर्स है, नेगेटिव फोर्स है ये। अगर पॉजिटिव फोर्स होता तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देता, जिस डायरेक्शन में जा रहा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दो स्पीड बढ़ जाएगी, उल्टा लगा दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। तो उल्टा लग रहा है इसलिए ये नेगेटिव में आएगा आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको अगर नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है जो कि 40 न्यूटन हम लेंगे यहाँ पे। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, माइनस सिंबल क्या बता रहा है डायरेक्शन, ठीक है। अगर -40 होता तो हम उसी को टिक करते, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं हो तो पॉजिटिव वाले पे टिक कर देंगे, मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है आपको। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मशीन गन इज माउंटेड ऑन ए 2000 किलोग्राम कार, at some instant the gun fires bullets of mass 10 gram with a velocity 500 meter per second with respect to the car. If the number of bullets fired per second is 10, then the average thrust का मतलब फोर्स होता है on the system is, तो उस पे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा होगा। देखो एक कार है और उसके अंदर हमने कोई मशीन गन फिट की हुई है, ऐसा मान लो यहाँ पे मशीन गन फिट की हुई है, और उससे जो बुलेट्स वगैरह हैं उसको फायर कर रही है, मान लो गन है और इससे क्या हो रहे हैं कंटिन्यूसली बुलेट्स फायर की जा रही है। कितनी बुलेट पर सेकंड फायर कर रहे हो आप बताओ, दे रखा है क्वेश्चन में 10 बुलेट्स पर सेकंड, ये देखो ये रहा, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड इज 10, यानी स्मॉल एन लिख देता हूँ इसको, ये है 10 बुलेट्स पर सेकंड, ये फायर की जा रही है, मतलब 1 सेकंड में 10 बुलेट आप फायर कर देते हो इस मशीन गन से, ठीक है। अब इस कार का मास दे रखा है 2000 किलोग्राम, और इसके अलावा क्या दे रखा है, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का मास भी बता रखा है, मास ऑफ द बुलेट इज 10 ग्राम, ठीक है। क्या पूछा इसने कि फोर्स पूछा, थ्रस्ट मतलब फोर्स है ना, तो फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हो। अब एक चीज बताओ, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब तक बुलेट फायर नहीं हुई थी तब तक इसका मोमेंटम कितना था 0, भाई फायर नहीं की थी, बुलेट गन के अंदर थी, स्पीड कितनी थी उसकी 0, जैसे ट्रिगर दबाया होगा बुलेट फायर की होगी तब उसको कुछ वेलोसिटी मिली होगी, तो शुरुआत में मोमेंटम कितना था
जीरो था। और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, एम इंटू वी। एक बुलेट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, एम इंटू वी माइनस जीरो। लेकिन कितनी बुलेट्स फायर कर रहे हो पर सेकेंड, हाँ तो टाइम तो लिया आपने 1 सेकेंड और नंबर ऑफ बुलेट 10 फायर कर दी, तो 10 बुलेट का मोमेंटम आएगा ना यहाँ पे। तो समझ रहे हो बात, तो यहाँ पे एन से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी को आप 1 ले लो। देखो ये जो स्मॉल एन है ना, इसमें ये क्या छुपा हुआ, देखो डिवाइडेड बाई सेकंड लिखा है मैंने, बुलेट्स यानी नंबर ऑफ बुलेट्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको स्मॉल एन बोल रहा हूं मैं। मतलब 10 बुलेट फायर करी कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। तो टाइम तो लिया मैंने 1 सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स ली मैंने 10, तो 10/1 कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरीके से इसको पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे ये डेल्टा टी लिखने की अब जरूरत नहीं है, चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। एम वी ये एक बुलेट का मोमेंटम है माइनस जीरो, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। मुझे क्या करना है, टोटल चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो मैं एन से मल्टीप्लाई करूंगा, एन बुलेट फायर करी ना मैंने तो, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जितने में वो बुलेट फायर करी होंगी उससे डिवाइड भी करूंगा। अब यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है एन एम वी बाई डेल्टा टी, और इस एन अपॉन डेल्टा टी को हम स्मॉल एन बोल रहे हैं, तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एन तो ले लो 10, एम कितना 10 ग्राम, ये लो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, और वेलोसिटी क्या है इसकी 500 है, तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ आंसर, 2 जीरो ये 2 जीरो, यानी कि 50 आ गया क्या, 50 न्यूटन, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन है, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 250 ग्राम collides with a bat with velocity 10 meter per second and returns with the same velocity within 0.01 second. The force acted on the bat is, तो बैट पे कितना फोर्स लगाया गया होगा बॉल के थ्रू, वो पूछा जा रहा है। ये अपना बैट मान लो, ठीक है, और ये बॉल जा रही है। अब ये नहीं बोल रहा कि ऐसे टेढ़ी टकरा के वापस आई, ये ऐसे गई टकरा के इसी लाइन के लॉन्ग वापस आ रही है। तो जाने की वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, और आने की वेलोसिटी भी क्या होगी -10, है ना, -10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम ही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई। और टाइम कितना लगा 0.01 सेकेंड। तो बता दो आंसर, बोलो, चलो इसमें वैल्यू पुट करो। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, तो पहले जो मोमेंटम था उसको m इंटू वी बोलेंगे, और बाद में -m इंटू वी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना वेलोसिटी की। तो आप लिखो, जैसे फाइनल को आप नेगेटिव लोगे, देखो यहाँ पे आंसर नेगेटिव में नहीं है, वैसे नेगेटिव सिंबल सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए होता है। तो फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिख रहा हूँ तो -mv लिख देता हूँ, और इनिशियल मोमेंटम mv ले लेते हैं। ये तो फाइनल मोमेंटम हुआ, ये इनिशियल हुआ, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो फाइनल मोमेंटम कितना, मास कितना है भाई इसका बॉल का 250 ग्राम, 250 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10, है ना, माइनस में ले लो। और इनिशियल मोमेंटम आपको पॉजिटिव लेना है, तो 250 ग्राम इसका मास है, इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 10, लेकिन ये ग्राम में दे रखा मास, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको 10 की पावर, मैं बाहर, चलो मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। ये एम वी, अच्छा पहले इसी को सॉल्व कर दो, चलो ये बार बार दो जगह वैल्यू क्यों पुट करें, -2mv डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चलो अब वैल्यू पुट करो, -2, मास 250 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दिया, v की वैल्यू कितनी है, v बता रखा ना मैं 10, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कितना है 0.01 सेकेंड। ये लो आपका आंसर, माइनस सिंबल सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, तो ये 2 0, 10 की पावर -2 लिख के ऊपर ले जाओगे तो +2, तो 3, ये तो कैंसिल, 500 आ रहा है, ये तो 500 न्यूटन आ रहा है भाई, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है अपना। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ऑन दिस डस्ट इज फॉलिंग एट द रेट ऑफ 50 किलोग्राम पर मिनट, 50 किलोग्राम पर मिनट इस रेट से उसके ऊपर मिट्टी गिर रही है, ठीक है जी। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ट्रेन विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी, तो ट्रेन को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड होगा। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर मास चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो v dm बाई dt, याद आया क्या, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। F इक्वल टू वेलोसिटी क्या रखनी है इसकी
20 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट रखनी है। और डीएम बाई डी कितना दे रखा है, देखो ये क्या लिखा हुआ है 50 किलोग्राम पर मिनट, तो यही है अपना डीएम बाई डी। डीएम बाई डी का मतलब क्या है, चेंज इन मास विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो डीएम बाई डी का मतलब है कि मास कितना चेंज हुआ, 50 किलोग्राम चेंज हुआ पर मिनट, ये तो दे रखा है। मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, लेकिन 50 किलोग्राम और मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हो क्या, तो 5/6 किलोग्राम पर सेकंड, ये डेटा आपको यहां पे पुट करना है। ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा यूनिट आपको हमेशा यूज करनी होती है। ये ऐसा यूनिट नहीं थी मिनट, सेकंड होती है ऐसा यूनिट, तो आपको यहाँ पे 5/6 पुट करना है। गलती से आपको कहीं यहाँ 50 मत पुट कर देना, गलत आंसर आएगा फिर। तो ये कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 100/6। 100/6 का मतलब कितना हुआ, करीब करीब कितना 16.66, है ना, करीब करीब इतना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ही है, देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इतना फोर्स एक्स्ट्रा नीडेड होगा ट्रेन को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट ए रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो किस एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे मूव करेगा वो बताना है। क्या कहना चाह रहा है एक बार समझ लो। जैसे एक ब्लॉक है जिसको किसी सरफेस पे रखा हुआ है और एक पाइप से इसके ऊपर पानी मारा जा रहा है। देखो ये पाइप हो गया अपना, और इससे क्या मार रहे हैं, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली हम ऐसे पानी ऐसे फेंक के मार रहे हैं पाइप से, है ना, ऐसे मार रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो ये कितनी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। अब अगर फोर्स पता चल जाए तो एक्सेलरेशन भी पता चल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स कहां से लाओगे, तो इसने दिया है कि ब्लॉक का मास 5 किलोग्राम है, एम दे दिया इसने, इज रेस्टिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शन 0 मानेंगे। अब इसने एक और डेटा दिया, देखो इट इज स्ट्रक बाय ए जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड। ये क्या दिया है, यूनिट देख के बताओ, डीएम बाई डी दिया, किलोग्राम यानी कि मास, सेकेंड मतलब टाइम, यानी कि डीएम बाई डी दिया है क्या हमको। देखो थोड़ा डेटा पहचानना पड़ेगा, ऐसे किलोग्राम पर सेकेंड मतलब यूनिट देख के कई चीजें पता चल जाती है। तो ये आ गया डीएम बाई डी, और कितनी स्पीड से पानी टकरा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से, तो वी भी दे दिया, ये वी दे दिया, यहाँ पे कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से पानी इससे टकरा रहा है। तो कितना फोर्स लगा रहा होगा ये, तो उसका फॉर्मूला होता है वी डीएम बाई डी टी। जब भी मास चेंज हो रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यहाँ पे कंटिन्यूअसली मास जाके टक्कर मार रहा है इसको, है ना, और वेलोसिटी यहाँ पे पानी की क्या है कांस्टेंट, तो कितना फोर्स डेवलप हो रहा होगा इससे, तो इसका फॉर्मूला होगा वी डीएम बाई डी टी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ की जगह वी डीएम बाई डी टी लिखोगे और इसको डिवाइड कर दोगे मास से। ये लो जी आंसर, v की वैल्यू क्या है, v दे रखा है 4 और dm बाई डी आपको कितना दिया है 3, और मास ऑफ द ब्लॉक कितना है, ये जो ब्लॉक है इसका मास 5 किलोग्राम, है ना। तो ये आ गया 12/5, यानी कि 12/5 कितना हुआ 2.4 हुआ क्या, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया, इतना एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे मूव करेगा। बोलो आया क्या समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 30 ग्राम बुलेट ट्रेवलिंग एट 120 मीटर पर सेकेंड पेनेट्रेट्स 12 सेंटीमीटर इनटू ए वुडन ब्लॉक, द एवरेज रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक इज। ये बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है अपने पास में, कैसा ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है इस टाइप का। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, एक बुलेट है जो इसके अंदर से पास हो रही है और इसको 12 सेंटीमीटर पेनेट्रेट कर जाती है, और तो ये पूछ रहा है कि एवरेज रेजिस्टेंस कितना उसको मिल रहा होगा इस वुडन ब्लॉक से। तो बुलेट जब एंटर करेगी इसके अंदर तब उसकी स्पीड कितनी बता रखी है 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये इसके अंदर से जा रही होगी तो क्या वुडन ब्लॉक इसको रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, तभी तो फाइनली इसकी यहां पे पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी
120 मीटर पर सेकंड और फाइनल होगी 0। अब जो रेसिस्टिव फोर्स इस पे लगा होगा वुडन ब्लॉक की वजह से, मान लेते हैं वो F है जो आपको पूछा जा रहा है, तो कितना रिटार्डेशन इसको मिलेगा। रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। रिटार्डेशन का मतलब होता है जब कोई भी पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी, तो उस केस में हम बोलेंगे इस पर रिटार्डेशन काम कर रहा है। और जिस डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको तब हम बोलेंगे एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में बस माइनस का फर्क होता है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो कि चीजों की स्पीड को कम करने का काम करता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये एफ कौन सा फोर्स है, जो वुडन ब्लॉक की वजह से बुलेट पे लगेगा, तो उसकी वजह से कितना रिटार्डेशन इसको मिलेगा, मान लेते हैं ए रिटार्डेशन मिलेगा, तो ए होगा एफ बाई एम के बराबर। एम किसका लेना है, बुलेट का मास, जो भी बुलेट का मास है क्योंकि उसी पे लगेगा फोर्स। तो ये आ गया एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलना चाहिए वैसे इसको, क्योंकि नेगेटिव सिंबल के साथ में हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। अब जो रेसिस्टिव फोर्स इस पे लगेगा बुलेट पे उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि जो वुडन ब्लॉक है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा ही है पूरा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे जो वुड है वो ज़्यादा डेंसिटी की है, यहाँ पे कम हो गई, यहाँ पे और अलग हो गई, ऐसा नहीं मान रहे। हम मान रहे हैं यूनिफॉर्म डेंसिटी की है, एक जैसी है मतलब। तो बुलेट जब पेनिट्रेट करेगी इसको तो उस पर रेसिस्टिव फोर्स एक जैसा ही लग रहा होगा, तो कांस्टेंट मानेंगे इसको। तो एक्सेलरेशन अपन को पता चल गया, फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। तो बताओ क्या हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा दो। कौन सी इक्वेशन लगानी है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आएगी एफ बाई एम, माइनस में पुट करनी है, लेकिन ये मैं एक माइनस सिंबल लगा देता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये रिटार्डेशन है एक्चुअली, ठीक है। ये आप अगर माइनस सिंबल यहाँ नहीं लगाओगे तो फिर ये नेगेटिव में आंसर आएगा, जो ये बताएगा कि ये रिटार्डिंग फोर्स है ना। चाहो तो यहाँ लगा दो तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर नहीं लगाओगे तो आंसर फिर नेगेटिव में आएगा। तो v यहाँ पे 0 लेना है, u कितना है 120, और माइनस आगे लगा देते हैं तो -2 इंटू एफ कितना है, फोर्स कितना लगा, अच्छा फोर्स तो पता ही करना है, डिवाइडेड बाई मास कितना है बुलेट का 30 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना पेनेट्रेट कर रही है 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10 की पावर -2 भी लिखना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर में है मीटर में चेंज करके लिखोगे, बस हो गया काम। 120 का स्क्वायर तो ये आएगा 144 इंटू 10 की पावर 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस और ये वाला माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इधर आया 2 इंटू 12, नीचे क्या है भाई 3 रख लेते हैं, या सॉल्व ही कर देता हूँ इसको, ये आएगा 8 इंटू 10 की पावर, ये 1 0 यहाँ से कैंसिल करो तो ये 10 की पावर -2 उड़ गया, इंटू एफ आ जाएगा सीधा ही, यह है। तो एफ कितना हो गया, एफ हो गया अपना, ये इधर ले आओ सब, है ना। 10 की पावर कुछ बचा क्या है यहाँ पे, 10 की पावर कुछ नहीं बचा था, तो 10 की पावर में कुछ नहीं है, सीधा एफ ही लिखना है। तो एफ हो गया 144 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 की पावर 2। बताओ आंसर, यह आएगा 18 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन, 1800 न्यूटन आ रहा है भाई, यानी कि डी वाला ऑप्शन है। देखो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सॉल्व करोगे तो इस तरीके से करना है, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास 8 किलोग्राम इज मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ F इक्वल टू 3x न्यूटन। देखो जो फोर्स दे रखा है वो कितना है, 3x न्यूटन के बराबर है। इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल टू 2 मीटर, शुरुआत में ये x इक्वल टू 2 मीटर पे है। फाइनल पोजीशन इज x इक्वल टू 10 मीटर, फाइनली ये यहाँ पे है। द इनिशियल स्पीड इज 0, शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी है 0, देन फाइनल स्पीड इज, तो फाइनल स्पीड बताओ इसकी। अब देखो इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, और फोर्स लगेगा तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे कोई बॉल, एक बॉल है मान लो, और ये रुकी हुई है, अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो आपको पूछा है कि जब ये शुरुआत में x इक्वल टू 2 मीटर पे थी और बाद में जब ये x इक्वल टू 10 मीटर पे पहुंच जाएगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। मान लो स्पीड हो गई v, है ना,
तो वो v पूछ रहा है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अब कैसे सॉल्व करोगे? देखो फोर्स दे रखा है, हमें एक्सेलरेशन अगर पता लगाना हो कि कितना एक्सेलरेशन इसको मिलेगा तो क्या करेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर देंगे। मास किसका लेना है? बॉल का, या जो ऑब्जेक्ट है उसका मास लिया जाता है। ठीक है, बॉडी का मास देखो 8 किलोग्राम बता रखा है क्वेश्चन में, ये रहा देखो 8 किलोग्राम बता रखा है। तो एक्सेलरेशन आ गया, कितना आया एक्सेलरेशन? 3x डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या चीज होती है उसको सोचो आप। एक्सेलरेशन बोलते हैं dv बाई dt को। अब टाइम का कुछ रिलेशन नहीं दे रखा ना, तो ये बताया कि शुरुआत में इस टाइम पे यहां था, बाद में किस टाइम पे कहां पे होगा, टाइम का कोई अता पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको मैं dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। कैसे? इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे फायदा ये हुआ कि ये जो dx बाई dt है, dx बाई dt को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और उसी का नाम होता है वेलोसिटी। तो dx बाई dt ये तो बन गया v, और बाकी क्या बचा? dv बाई dx बचा। अच्छा, मैंने ये गलती से dt लिख दिया, सेम ही चीज से मल्टीप्लाई करना था, dx dx है ना, तो dx बचा, ये गलती से dt लिख दिया था, तो ये आ गया। अब बताओ कि यहां पे अगर मैं v dv को एक साइड में रख लूं और dx को इधर ले आऊं तो ये क्या बन गया? a dx बन गया। अब a की वैल्यू तो आपने फाइंड कर रखी है x की टर्म्स में, वो इस पे लिख दो। क्या आएगा? v dv इक्वल टू 3/8 x dx, ये आएगा ना? समझ में आया? और अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन। इधर v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो v की लिमिट लगानी है। शुरुआत में वेलोसिटी कितनी है? 0, बाद में कितनी हो जाएगी? मान लो v, तो 0 से v की लिमिट लगा दी। इधर किसकी लिमिट लगाओगे? x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो x की लिमिट लगानी है। x पहले कितना था? 2 मीटर, बाद में कितना हो गया? 10 मीटर, तो 2 से 10 की लिमिट लगाओ, बस हो गया काम। इधर इंटीग्रेशन आएगा v का, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट होगी 0 से v। इधर 3/8 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 2 से 10। थोड़ा सॉल्व कर देंगे, मैं इधर लिख रहा हूं बाकी की टर्म। पहले अपर लिमिट पुट की जाती है तो ये बनेगा v पुट करोगे तो v स्क्वायर बाई 2, फिर आता माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे v की जगह तो 0 बन जाएगा, तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 यानी कि v स्क्वायर बाई 2। इधर ये 2 आप बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट से, तो 3/16 बन गया। पहले अपर लिमिट पुट करो, किसकी जगह? x की जगह। 10 पुट करोगे तो 10 का स्क्वायर क्या बना? 100, और माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करो तो 2 का स्क्वायर क्या बना? 4। ये लो आंसर, v स्क्वायर आएगा पहले तो। ये 2 से इधर 16 कैंसिल करोगे तो 3/8 है ना, 2 से ये कैंसिल कर दिया 16, 8 बचा, इनटू ये कितना है? 96। ये आएगा, कैंसिल करोगे तो पूरा सॉल्व करके 36 है ना, तो v कितना आया? अगर v स्क्वायर 36 है तो v कितना हुआ? 6 मीटर पर सेकंड हुआ ना। ये लो आंसर आ गया। यानी कि देखो पहला ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स PT ग्राफ इज शोन इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। P का मतलब यहाँ पे मोमेंटम है, तो मोमेंटम और टाइम इनके बीच का एक ग्राफ दे रखा है। देखो ये 2 अलग अलग पार्टिकल्स के लिए ग्राफ है, ये एंगल 30 बता रखा है, ये एंगल 30 बता रखा है। जब भी एंगल आपको देखना हो ना तो हमेशा ये जो एक्स एक्सिस होती है ना, इससे मेजर करते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हुआ बताओ? अगर ये 30 ये 30 तो टोटल मिला के 60 हो गया ना, तो ये 30 बचा, तो ये 30 है। और अगर दूसरे वाले ग्राफ का एंगल देखना हो तो ये 30 और 30 मिला के ये 60 डिग्री लेना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंगल चाहे कहीं से भी दे रखा हो, आपको एक्स एक्सिस से एंगल पता होना चाहिए ग्राफ का। अब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है ना, उसकी इक्वेशन होती है। m को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। c को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। हाँ, ऑन द y एक्सिस, बिल्कुल सही। तो अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों लाइनें है ना, ये ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन मतलब जहां पे x और y एक्सिस काटती है एक दूसरे को, वहीं से पास हो रही है। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा हो, इस 0 वाले पॉइंट से पास हो रहा हो, तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी दूरी कितनी है? 0 है।
क्योंकि जीरो से ही पास हो रहा है, तो सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ लाइन पासिस फ्रॉम ओ, तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, और फिर स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्लोप m इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब इतनी नॉलेज है ना, ये आपके बार बार अलग अलग जगह पे काम आएगी, तो ये आपको पता होना चाहिए इतना कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, एम को हम बोलते हैं स्लोप। अच्छा, स्लोप को हम टेन थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा अगर पता चल जाए ना ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल है स्ट्रेट लाइन का, तो उसका टेन फंक्शन फाइंड कर लो, वही होता है स्लोप। ठीक है, तो ये हमको पता है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने क्यों बताया आपको वो समझो। कौन सा ग्राफ दे रखा है हमें, मोमेंटम और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है, और हमें पता है कि जो फोर्स है, क्योंकि इसने फोर्स ही पूछा है, फोर्स बराबर होता है डीपी बाई डी टी के। होता है क्या, डीपी बाई डी टी, पी मतलब मोमेंटम और ये टी मतलब टाइम, तो मोमेंटम के चेंज होने की रेट को ही तो बोलते हैं फोर्स। फोर्स ही पूछा इसने। अब जब आप स्लोप फाइंड करते हो, जैसे आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही तो इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, इधर इक्वल टू m बनेगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना। इसका मतलब स्लोप किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स के बराबर आ गया। मतलब इस ग्राफ के अंदर अगर मुझे इन लाइनों का स्लोप बताना है, जब भी आपको ऐसा ग्राफ मिल जाए ना कंपैरिजन वाला, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, ओरिजिन से पास हो, तो ज्यादातर 99% केस में इन ग्राफ का जो स्लोप होता है ना उसी में आंसर छुपा हुआ होता है। तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे, अगर x और y में ग्राफ होता तो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स के बराबर। यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, ये तो ग्राफ है किसके बीच में, p और t के बीच में, y की जगह p आ गया है और x की जगह t आ गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्लोप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्लोप इक्वल टू dy बाई डी एक्स होता है ना, तो dp बाई dt तो लिखोगे, है कि नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना ये स्लोप को ही बता रहा है यहाँ पे, यानी कि फोर्स किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है। तो आपको ये फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स, यानी कि a और b इन दोनों पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो बताना है। मतलब आप स्लोप का रेशियो बता दो, एंड स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि थीटा पता हो तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, टेन थीटा, या थीटा किसके लिए लेना है, ए वाले पार्टिकल के लिए, ए वाले ग्राफ के लिए, तो यह है 30 डिग्री, सीधा मैं 30 डिग्री लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई बी वाले ग्राफ के लिए थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री लिख देंगे। अब टेन 30 तो आपको पता है 1/√3 होता है, और टेन 60 होता है √3, तो ये 1/√3 नीचे आएगा, तो √3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर बना 1/3। ये अपना आंसर है। ये वाली जो चीज मैंने बताई है ना, दोबारा एक बार बता देता हूं क्योंकि काम की चीज है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम को बोलते हैं स्लोप, सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। लाइन अगर ओरिजिन से पास होगी तो छोटी हो जाएगी इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स, सी जीरो हो गया ना, सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी ना, तो y इक्वल टू एम एक्स बन गई इक्वेशन। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स बन जाता है, जो कि m के बराबर आता है। m मतलब स्लोप, मतलब स्लोप को आप या तो टेन थीटा लिख के कैलकुलेट कर लो या dy बाई डी एक्स से कैलकुलेट कर लो, आंसर सेम ही आएगा। ये तो मतलब हुआ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे थीटा पता था तो मैंने टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया स्लोप के लिए, और ये पता कर लिया कि जो फोर्स है वो dp बाई dt होता है, अगर pt ग्राफ है तो, है ना, pt ग्राफ है तो स्लोप होगा dp बाई dt के बराबर, जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब तो अगर आपको फोर्स को कंपेयर करना है कि a और b पार्टिकल पे कितना कितना फोर्स लग रहा है, उसका रेशियो क्या है, तो आप tan 30 और tan 60 को कंपेयर कर लो, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। बात समझ में आई क्या, फोर्स किसको बता रहा है, स्लोप को, तो फोर्स का रेशियो वही होगा जो स्लोप का रेशियो होगा। स्लोप का रेशियो कितना, tan 30 अपॉन tan 60। ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया बाद में। बोलो आया क्या समझ में। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज,
जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।